अच्छा चलो सेट है। अच्छा अब मुझे जल्दी से ये बता दो, मुझे जल्दी से मेरे बच्चों ये बता दो, हमने इस तरह 2-2 घंटे के सेशन लेने, ठीक है, और हम कुछ सेशन वीकडेज में भी लेंगे और कुछ सेशन वीकेंड्स में भी लेंगे, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, ये जो हमारे 4 से 5 सेशन होंगे और हार्डली 10-12 घंटे के होंगे, जिसमें अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरीके से चीज़ों को क्विक रिवाइज कर लें, ठीक हो गया, और रिविजन इस तरीके से करें, एक ऐसी टेक्निक से करें, एक ऐसा शॉर्टकट आपको मिल जाए जिसके बेसिस पे आप सारे स्टैंडर्ड्स को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मेरे बच्चों आइडिया हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो। तो हमारे पास सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना है और रिवाइज भी बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। डन हो गया, ये बात समझ आती है? अच्छा, ये पहला काम है। सेकंड काम ये है कि इस चीज़ से एग्री करते हो कि 70 से 90% आपका जो पेपर होता है वो रिस्क से होता है, वो प्रोसीजर से होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से होता है, वो आपके पास रिपोर्टिंग से लाजमी होता है, वो आपके पास एथिक्स से होता है, और फिर वो आपके पास क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो कि एथिक्स के साथ है वो, प्लस ग्रुप ऑडिट, और कभी कभी आपसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ड्यू डिलिजेंस पूछ लेता है। क्या एग्री करते हो इस चीज़ से? सही है। तो इसका मतलब ये है कि यार हमारे पास ये जो 70 से 90% पेपर आता है, 70 से 90% पेपर आता है, ये हमारे पास पेपर जो है वो इन एरिया से आता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, क्या इसके ऊपर आइजा कुछ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है? मतलब आइजा कुछ आपको रिस्क बताता है कि अगर पेपर में पहला सवाल रिस्क आएगा तो रिस्क जो है वो आप आइजा 315 खोला आपने, और आइजा 315 खोल के आपने हेजिंग के, डेरिवेटिव्स के, कंसोलिडेशन के सारे, अच्छा ये नहीं करता। अच्छा, इसी तरीके से प्रोसीजर्स के ऊपर क्या आइजा ने आपको सारे प्रोसीजर्स बताए हुए कि हेजिंग के ऊपर ये करना है, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर ये करना है, डेरिवेटिव्स के ऊपर ये करना है? नहीं बताए हुए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम रिपोर्टिंग देखें तो क्या रिपोर्टिंग के ऊपर उसने आपको सिनेरियो सारे बताए हुए? तो रिपोर्टिंग का सवाल भी जब आता है तो यहां पे भी कोई गाइडेंस नहीं है। अच्छा, एथिक्स के सवाल में ओपन बुक है, मतलब है तो पेपर ओपन बुक, एथिक्स के सवाल, लेकिन एथिक्स के अगर रीसेंट अटेम्प्ट्स के आप पास्ट पेपर्स देखें तो क्या किताब आपको यहां पे हेल्प कर रही है? एथिक्स के मेरे बच्चों का रीसेंट अटेम्प्ट के पास्ट पेपर देखो तो किताब आपको हेल्प नहीं कर रही, सही है। इसी तरीके से आपके पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ड्यू डिलिजेंस हो गया, क्या इसके ऊपर किताब आपको हेल्प कर रही है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जिस बच्चे ने जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को खोल के नहीं देखा, सही है, जिस बच्चे ने जो है वो सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर हम थोड़ा सा फोकस इन एरियाज के ऊपर कर लें तो पेपर में ऐसा होगा कि 70 to 90% हम अपने पेपर में हाथ चला सकेंगे बच्चों के। यहाँ तक बात एग्री करते हो? ये कर लें, और ये वो सवाल होंगे जो कि एक्सपेक्टेड है पेपर में आएंगे, ये उन सिनेरियोज और उन लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर जो होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो इसका सबसे सिंपल काम मेरे बच्चों ये है कि मैं आपके साथ जो है इन सारी चीज़ों को बड़ा ही सुकून से लेकर चलूँगा। सही, रिस्क है तो मैं रिस्क को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कराऊंगा, सही है। रिस्क के साथ जब क्विकली रिवाइज कराऊंगा तो रिस्क की रिवीजन के साथ कुछ चीज़ें लिंक्ड हो रही होंगी, उसका हाथ के हाथ में लिंक को कनेक्ट करा दूंगा, कुछ अच्छी रिवीजन की टेक्निक आपको दूंगा, इसलिए ताकि किताब पढ़ी हो चाहे किताब ना पढ़ी हो, हम पेपर में हमें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स मैंने सबके लिए यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया मेरे बच्चों, रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स मैंने सबके लिए यूट्यूब में पब्लिक कर दिया। डन हो गया? यहां तक बात समझ आती है? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 घंटे के सेशन जो मेरे साथ हो उसको करना। बड़ा ज़बरदस्त सवाल हम करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करेंगे हम रिसेंट अटेम्प्ट का P7 का, जिसमें उसने जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछा और एक्सपेक्टेड है कि वो पेपर में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, क्या अगले 30 मिनट मुझे एक चीज़ बस मेरी सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो CFAP 6 की वॉल्यूम 1 है, बच्चों, उसके अंदर हमारे पास जो है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड रिस्क एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि ICAP के फेवरेट टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? IFRS 9, IFRS 11, 13, 15, 16। क्या एग्री करते हो? कभी वो आपसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कभी वो आपसे जॉइंट वेंचर के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कभी वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कभी वो आपसे रेवेन्यू के ऊपर सवाल पूछ रहा है, कहीं वो आपसे लीजेस के ऊपर सवाल पूछ रहा है, सही है। इसके लिए मैंने करा ये है बच्चों, तो हमारे पास जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर जो है मैंने आपके लिए काम ये करा है कि IFRS 9 एक रिक्वायरमेंट, IFRS 9 की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर क्या रिस्क हो सकता है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो सकता है,
अलग अलग सिनेरियोज में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन की। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन आती है। इनिशियल रिकॉग्निशन आती है तो क्या रिस्क हो सकता है, उसके अगेंस्ट आपके पास क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से इनिशियल मेजरमेंट, तो आपके पास क्या रिस्क हो सकता है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन, क्या रिस्क हो सकता है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो सकते हैं। एम्बेडेड डेरिवेटिव, क्या यहां तक आपको बात के लिए समझ आ रही है। तो ये हैंड आउट तो आपने लाजमी देखना है मेरे बच्चों। क्या एग्री करते हो इस चीज से? चाहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपने रिवाइज करा हो ना करा हो, ये आपने बड़ा जबरदस्त अच्छे से रिवाइज करना है और मैं साथ साथ सवाल करवाते हुए इसको कनेक्ट भी कराऊंगा। किस तरीके से IFRS 9 से आइजा 540 लिंक्ड हो रहा है, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कवर कर दी गई है। सेम चीज हमारे पास IFRS 11 में है। तो IFRS 11 में है तो जॉइंट अरेंजमेंट होता है, तो क्या रिस्क है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या प्रोसीजर्स है। टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट क्या होती है, जॉइंट वेंचर होगा तो क्या इवैल्यूएशन होगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे। जॉइंट अरेंजमेंट होगा, जॉइंट ऑपरेशंस होगा तो क्या रिस्क होंगे, क्या इवैल्यूएशन होगा। आपके पास हर एक चीज जो है यहाँ पे इंक्लूडेड, उसके ऊपर बड़े जबरदस्त लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक बात समझ आती है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो रिस्क एंड प्रोसीजर्स पेपर में 30 से 40 नंबर के आते हैं, इसके ऊपर हर एक रिक्वायरमेंट के ऊपर मैंने जो है इवैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन सारी की सारी कवर कर दी है। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने में, तो मैं जो अगले 30 मिनट आपके साथ स्पेंड करूंगा, इससे आपको ये हो जाएगा कि अच्छा यार, मैं एटलीस्ट किताब खोल के ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैंने जाना कहां पर है और वो चीज कहां पे लिखी हुई होगी। क्या अगले 30 मिनट में मैं आपको इस चीज का एक्सपर्ट बना दूं बच्चों? क्या मैं अगले 30 मिनट में आपको इस चीज का एक्सपर्ट बना दूं कि मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं अगले 30 मिनट अगर आप मेरे साथ क्विक रिवीजन में एक टेक्निक समझ लेंगे तो आप बड़े आराम से ओपन बुक एरिया वाले एरिया को आराम से किताब से रेफर कर सकेंगे। डन है। उससे पहले आपने एक काम ये करना होगा कि जब भी आपके पास टाइम हो, ये ऑडिट स्टैंडर्ड की समरीज है 1 पेजर, इसको बस एक बार आपने घुमाना है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार घुमाना है बच्चों, सही है। इसको आपने एक बार घुमाना है और जो मैं अभी 30 मिनट का सेशन आपके साथ कंडक्ट करूंगा तो इससे आपको ये समरीज का जो है वो बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ भाई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास हैं बच्चों वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास इतने ज़्यादा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो यार एक काम ये करते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक से इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि पेपर में जो 20 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर अगर ओपन बुक से आया भी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टेक्निक से अगले 30 मिनट 45 मिनट जिस टेक्निक के ऊपर हम काम करेंगे, उस टेक्निक से आप बड़े आराम से स्पेसिफिकली चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, जब हम ये टेक्निक कर लेंगे, अच्छा एक चीज़ मेरी आप सुनिएगा, अगेन हमारे पास जो पेपर में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पे आइजा ने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हुई, तो इसका मतलब है उसका तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? उसका सिंपल सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम 2 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, क्या मुझे आइजा को रेफर करना चाहिए या आइजा को रेफर करना नहीं चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो हर सवाल में हम इस तरीके से चलेंगे कि क्या मुझे आइजा को रेफर करना चाहिए या मुझे आइजा को रेफर करना नहीं चाहिए। डन हो गया? किस पेपर में बच्चा फेल क्यों होता है? पेपर में बच्चा फेल इसलिए होता है बिकॉज वो 3 घंटे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चों एग्री करते हो? बच्चों जो चीज़ बोलोगे ऑडिट स्ट्रेटेजी हमारा एजेंडा होगा, हमारा ग्रुप ऑडिट एजेंडा होगा, हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो एजेंडा होगा, हमारे पास एथिक्स का एजेंडा होगा, और ये वो सवाल होंगे जो कि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह पेपर से पहले जो एक बच्चे को एक सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, यार मैं पास कर सकता हूँ। अभी मसला क्या हो रहा है? अभी मसला ये हो रहा है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बिल्कुल जो है वो डाउन हुआ है। उसको लग रहा है यार मैं भूल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं ये चीज़ें, सही है। कल मैंने सस्टेनेबिलिटी का वर्कशॉप लिया, बच्चे की ये हालत कि यार सर चीज़ें समेटने में नहीं आ रही, सही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, पेपर किस तरीके से आएगा। और यकीन करें 2-3 घंटे उनके साथ बैठ कर सेशन लिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आपको आसान लगेंगी। क्लियर हो मेरे बच्चों? हुज़ैफा मैं एंड में कर दूंगा, सही है, मैं एंड में कर दूंगा। तो बच्चों हमारे पास 6:20 हो रहे हैं अभी, अगर इजाज़त हो तो हम कुछ रिवीजन टेक्निक अच्छी से बता दूं, आधा पौना घंटा दोगे। कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हौसला रखना, सही है। कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हौसला रखना और फिर उसके बाद चीज़ें इंशाल्लाह हम रिवाइज करते रहेंगे। डन हो गया? तो कुछ मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, ये जो डायग्राम आपके पास है, ये 1 पेजर दिख रहा है बच्चों, 1 पेजर दिख रहा है। अच्छा, अगर अगले 15 मिनट में, और ये बेसिक सा है, ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ऑडिट की, अगर अगले 15 मिनट में हम किसी तरीके से इस डायग्राम को समझ जाए, या आप कहते हो तो ये डायग्राम मैं आपके सामने वापस से बना दूं स्टार्ट से, जैसा आप बोलो बच्चों,
जिसमें आप एग्रीड हो। अगर आप कहते हो कि हम स्टार्टिंग से चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर लें तो हम 15 से 20 मिनट पूरी डायग्राम बना लेते हैं और एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, तो हम दोनों काम कर लेते हैं, सही है। हम इस डायग्राम को यूज़ करेंगे, लेकिन इस डायग्राम के स्ट्रक्चर से पहले, इस डायग्राम में मूव करने से पहले मैं आपके सामने बस एक छोटी सी डायग्राम रख रहा हूँ। क्या हम सबको ऑडिट के एलिमेंट्स पता है? मैं बिल्कुल भी टाइम, क्या हम सबको ऑडिट के एलिमेंट्स पता है? ऑडिट के एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। अच्छा, जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर होते हैं, जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट होती है, जिसमें हमारे पास ऑडिटर होता है। इतना पता है मेरे बच्चों को? अच्छा, फिर उसके बाद 3 पार्टी रिलेशनशिप में हमारे पास एक अदद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, दूसरे अदद हमारे पास एक IFRS होता है, फिर हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है, और फिर हमारे पास रिपोर्ट और ओपिनियन होती है। डन हो गया? इतना पता है मेरे बच्चों को? ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये मेरे बच्चों को पता है कि हमारे पास ऑडिट में एक्सेप्टेंस भी होता है, लेकिन मैं प्लानिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लानिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है और रिपोर्टिंग होती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? इतना पता है मेरे बच्चों को कि ऑडिट में हमारे पास प्लानिंग भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है और रिपोर्टिंग भी होता है। अच्छा, ये मेरे बच्चों को पता है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये पता है कि प्लानिंग में जो है मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूँ और असेस करता हूँ, प्लानिंग में स्ट्रेटजी बनाता हूँ, प्लानिंग में मटीरियलिटी को डिटरमाइन करता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा, ये मेरे बच्चों को पता है कि परफॉर्मेंस फेज में जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं उसके अगेंस्ट में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मुझे बेतहाशा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। और अगर मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा या नहीं करा, अगर नहीं करा तो रिपोर्टिंग में जाके मैं स्कोप लिमिटेशन कर दूंगा, और अगर करा तो मैं जो है ये चेक करूंगा कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है। अगर वो मटीरियल है तो क्वालिफाइड, मटीरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। ये साइकिल मेरे बच्चों को पता है। तो बच्चों बस इस चीज़ को थोड़ा सा सामने रखिएगा, इसी चीज़ को थोड़ा सामने रखिएगा। अगले 15-20 मिनट जो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कराऊंगा, उससे आपका 50 से 60% ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कवर हो जाएगा। पेपर में कोई भी सवाल ओपन बुक का आ जाए, आपको स्ट्रक्चर पता होगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, आप बड़े आराम से पिक कर लोगे। डन हो गया? तो भाई हमारे पास ऑडिट के एलिमेंट से 3 पार्टी रिलेशनशिप, शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, सही है। और इसके बाद हमारे पास फिर एक स्टैंडर्ड आता है जिसका नाम है आइजा 200, और आइजा 200 कहता है आपसे कि भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद IFRS, टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। बहुत थोड़ा सा बेसिक चल रहा हूँ, जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट उसको क्विक कर रहा हूँ थोड़ा सा, सही है। तो आइजा 200 के हिसाब से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने एफएस बनाना है, IFRS के हिसाब से डिजाइन और इंप्लीमेंट करना, इंटरनल कंट्रोल को, और ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, विच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, एस्टिमेट्स, फ्रॉड, सैम्पलिंग, और मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा इसको देखते रहेगा, सही है। एस्टिमेट्स, फ्रॉड, सैम्पलिंग और मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड। अच्छा जी, तो फिर रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लूँ? आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये आइजा 200 जल्दी से मैंने आपको 1 मिनट बता दिया। अच्छा, जब मुझे मेरी जिम्मेदारी समझ में आ गई, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आया वो प्लानिंग का आया। और प्लानिंग में उसने कहा मुझसे कि यार आपने एक काम ये करना है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को असेस करना है। आइजा 315 आपसे कहता है कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि एज एन ऑडिटर आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। जब ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना है तो यहाँ पे सर ने मुझे कहा कि एक काम ये करो, तुम फौरन से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। किन चीज़ों की? एंटिटी की, इन्वायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी आपने फौरन से, और अगला सवाल हमारा ऑडिट रिस्क का है, सही है। 50 नंबर का सवाल है हमारे पास, सही है। बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ कि रिक्वायरमेंट कैसी है। ये हमारे पास कोई 5 पेज पे हमारा सवाल है, 5 पेज का, जिसको हमने आज की क्लास में इंशाल्लाह 1 घंटे में कर लेंगे। बिजनेस रिस्क बताओ, प्रायोरिटाइज करो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियलिटी डिटरमाइन करो, प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, और कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट। और ये जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट का सवाल है ये एक्सपेक्टेड है, पेपर में आ सकता है, सही है। तो अगले 15-20 मिनट के अंदर जो है हम इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर मूव कर जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अच्छा, तो 315 आपसे कहता है भाई कि आप फौरन से जो है ना आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एंटिटी की, इन्वायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की। ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी है तो इसका मतलब है आपने कुछ हरकत करनी होगी, और जब कुछ हरकत करनी होगी तो प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो।
उस प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? उस प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्क। ये प्रोसीजर्स आपको हेल्प करते हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सर ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करती है। इसमें क्या होता है? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। सही है। जब आप इसका मतलब ये है अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है तो ये ऑडिट रिस्क नहीं है। और अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया है और आपको पता चल गया है तो आपको कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, आपको सिर्फ इतना पता चला है, एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? बिजनेस रिस्क अलग है बच्चों, बिजनेस रिस्क अलग है। सही है, बिजनेस रिस्क अलग है। अच्छा, फिर जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपने दो किस्म में करनी होती है, नॉर्मल और सिग्निफिकेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? हर वो रिस्क जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो, सब्जेक्टिविटी हो, अनसर्टेनिटी हो, मैनेजमेंट बायसनेस हो, वो रिस्क हमेशा क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इस अटेम्प्ट के लिए। सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर वो रिस्क जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? बिकॉज ये सारी की सारी चीजें कहां से उठकर आई हैं? जल्दी से बता दो। ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों जल्दी से बता दो कहां से उठकर आई हैं? ये सारी की सारी चीजें आइजा 200 से उठ के आई हैं। ये लिंकिंग समझ आ रही है मेरे बच्चों को? ये पता है मेरे बच्चों को? क्लियर हो? तो आइजा 200 आपसे कहता है कि भाई ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी इसको आप ये कहो कि जी अगर आपसे कल को कोई एरर मिस हो गया, कोई फ्रॉड मिस हो गया, कोई एस्टिमेट्स गलत हो गए या मैनेजमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी तो आप आगे जाके नन्हे मुन्ने बन जाओ और आप ये कहो कि जी ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। नहीं, आइजा कहता है बेटा जो इनहेरेंट लिमिटेशन है उसके ऊपर तो आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। एग्री करते हो इस चीज से? अच्छा बच्चों, मैं कौन से फेज में हूं? मैं प्लानिंग फेज में हूं। जब मैं प्लानिंग फेज में हूं और जब मैं परफॉर्मेंस फेज में दाखिल लूंगा तो परफॉर्मेंस फेज में मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। नॉर्मली परफॉर्मेंस फेज में इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही है। जब परफॉर्मेंस फेज में मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन अगर मुझे प्लानिंग फेज में पता होती तो मैं जिसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करता? तो स्टैंडर्ड कहता है रिस्क असेसमेंट जो आपका है सिर्फ प्लानिंग फेज का नहीं है, बल्कि जो रिस्क असेसमेंट आपका है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग फेज या कंक्लूडिंग फेज में भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप चाहो तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कर सकते हो। तो जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, तो अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है और नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। बच्चों क्लियर हो यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अब तक क्या काम कर लिया? मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ कुछ इंक्वायरी कर ली, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कंपनी के एनवायरनमेंट की, कंपनी की, और इसके मैं प्रैक्टिकल अभी सवाल कराऊंगा। सही है? ताकि उसके बेसिस में रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने से क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया मेरे बच्चों? क्या रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने से क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सर रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने से इसका मतलब है मुझे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे विच इज कॉल्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा प्यारे बच्चों, तो उसमें सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी जिसके ऊपर आइजा 530 सैंपलिंग है। क्वालिटी रेलिवेंट और रिलायबल है। रिलायबल में मेरे पास थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल, कुछ बेसिक चीजें हमारे पास। सही है? और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं विच इज कॉल्ड इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। कुछ बेसिक पता है, कुछ रिकॉल हो रहा है, इतना पता है। इंक्वायरी, इसका मतलब है पेपर में अगर मुझे कुछ प्रोसेस लिखने होंगे तो मैं एटलीस्ट ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, जब मैं रिपोर्टिंग की तरफ, जब मैंने सफिशिएंट, मतलब इसका यह है कि जी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो इसका मतलब यह है कि अब मैं रिपोर्टिंग फेज में दाखिल होऊंगा। और जब मैं रिपोर्टिंग फेज में दाखिल होऊंगा प्यारे बच्चों, तो या तो प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म किए होंगे या नहीं किए होंगे। अगर नहीं किए तो स्कोप लिमिटेशन है, इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। एग्री करते हो? और अगर ऑडिट प्रोसेस मैंने परफॉर्म करे तो क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला इस चीज़ के ऊपर कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए? अगर एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, और अगर एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने तो ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। इम्पैक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड, मटीरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो यार ये एक छोटी सी डायग्राम थी जो हमने फौरन से क्विकली 10 मिनट के अंदर जो है हमने रिवाइज कर ली। सही है? 10 मिनट के अंदर। अच्छा, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस है, सही है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है मेरे बच्चों, और अगर वो पर्पस समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह पेपर पास कर लोगे। हमारा पूरा ऑडिट का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास एक अदद प्लानिंग है, एक अदद परफॉर्मेंस है और एक अदद हमारे पास रिपोर्टिंग है। क्या प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग आपके पेपर का 70% है?
आपके सिलेबस का 70% है। हाँ भाई, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग आपके सिलेबस का 70% है। अच्छा, मसला क्या होता है प्लानिंग, अच्छा सुन लो मेरी बात, एक अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। प्लानिंग के ऊपर आपके पास आइजा 315 है, प्लानिंग में आपके पास आइजा 320 है, प्लानिंग में आपके पास आइजा 300 है। ये 3 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि आपके प्लानिंग में है। फिर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस में है। फॉर एग्जांपल आइजा 240, फॉर एग्जांपल आइजा 500, फॉर एग्जांपल आइजा 402, फॉर एग्जांपल आइजा 501, फॉर एग्जांपल आइजा 540, फॉर एग्जांपल आइजा 550, फॉर एग्जांपल आइजा 560, फॉर एग्जांपल आइजा 570, फॉर एग्जांपल आइजा 580। और फिर इसके अंदर आपके पास आइजा 600 ग्रुप ऑडिट भी आ जाता है, और नीचे जाके 610 इंटरनल ऑडिट और 620 एक्सपर्ट भी आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? फिर आपके पास एक और एरिया आता है जो कि कहलाता है रिपोर्टिंग का, जिसमें आपके पास 700, 701, 705, 706, 710, 720 और फिर 800, 805, 810। फिर आपके पास सारे रिपोर्टिंग की सीरीज आती है, और फिर आपके पास, अच्छा यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? यहाँ तक बात समझ आती है? अब मसला क्या है, इस इक्वेशन में एक मसला है। बेटा ग्रुप ऑडिट में इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि आपकी सोच है, सही है। और अगर कहते हो तो आज थोड़ा बहुत ट्रेलर भी दे दूंगा, सही है। अगर हमारे पास ये सिलेबस है तो बच्चा करता क्या है, बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है रिवीजन करना या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना, और पढ़ते चलता रहता है, और फिर एंड में आके वापस से भूल जाए तो उसको समझ नहीं आ रहा होता, सही है। मैं आपके सामने एक सिंपल सी मेरे बच्चों बात कर रहा हूँ। मसला कहाँ पे आता है, सुने मेरी बात को। मसला यहाँ पे आता है कि आपके पास जो 240 है, ऐसा ही है, आपके पास जो आइजा 402 है, आपके पास जो आइजा 540 है, आपके पास जो आइजा 550 है, आपके पास जो आइजा 560 है, आपके पास जो आइजा 570 है, सही है। इवन आपके पास जो आइजा 600 है। इन स्टैंडर्ड्स का या इसके अलावा मजीद 2-3 स्टैंडर्ड्स का मसला क्या है पता है? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। 240 फ्रॉड इंपॉर्टेंट है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट्स इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी इंपॉर्टेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑडिट इंपॉर्टेंट। क्या ये इंपॉर्टेंट है? इसको कभी गौर से देखना इन स्टैंडर्ड्स को। इन सारे स्टैंडर्ड्स में आपको प्लानिंग भी दिखेगा, परफॉर्मेंस भी दिखेगा और रिपोर्टिंग भी दिखेगा। क्या एग्री करते हो इस चीज से? थोड़ा सा रिकॉल करो, मैं तुम्हें ज़बरदस्त टेक्निक बता रहा हूँ। ये 10-15 स्टैंडर्ड ऐसे ही आधे घंटे के अंदर बता दूंगा मैं। क्या इन स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको प्लानिंग भी दिखेगा? तो इसका मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टैंडर्ड है ये प्लानिंग का स्टैंडर्ड है या फिर परफॉर्मेंस का है या फिर रिपोर्टिंग का है। मेरी बात गौर से सुन लो, खुदा का वास्ता है। अगर एक फ्रॉड है तो एग्जामिनर उसको आपको रिस्क के साथ भी पूछ सकता है। अगर फ्रॉड है तो वो आपको परफॉर्मेंस के साथ भी पूछ सकता है। अगर फ्रॉड है तो वो आपको रिपोर्टिंग के साथ भी पूछ सकता है। क्या यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं? और अगर मुझे अगले 15-20 मिनट दोगे तो मैं इनका क्विकली एक रिवीजन भी करा दूंगा 10 मिनट के अंदर, एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो बच्चा फेल क्यों? अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब भी सवाल आएगा, इसका मतलब होता है क्या है कि अगर वो आपसे कहे कि मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है तो बताएं मैं क्या करूं। बच्चा क्या करता है? बच्चा परफॉर्मेंस के प्रोसेस लिख के आ जाता है। एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, सही है। जब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, तो इसका मतलब फ्रॉड के स्टैंडर्ड में कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मेंशन किए गए होंगे। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमारी सारी की सारी चीज़ें बच्चों किस चीज़ के अराउंड इवॉल्व होती हैं? हमारी सारी की सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, ऐसा ही है। हमारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ऐसा ही है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से है कि नहीं है। एग्री करते हो? तो अगर ऑडिटर का कोई रिस्क होगा, ऑडिट रिस्क होगा, तो वो रिस्क होगा क्या कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये शायद रिस्क है ना, तो तभी शायद का वर्ड यूज करूंगा, मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। एग्री करते हो इस चीज से? अच्छा, जबरदस्त। अब मुझे फौरन से एक चीज बता दो। अब तुम एक चीज मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी में 3 चीजें आ रही हैं। 3 चीजें आ रही है मेरे बच्चों। वो 3 चीजें क्या होंगी? जल्दी से बता दो, जल्दी, छेती। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी में मेरे बच्चों 3 चीजें आ रही हैं। जल्दी से मुझे बता दो 3 चीजें आ रही हैं, वो क्या होंगी?
वो प्लानिंग होगी, वो परफॉर्मेंस होगी, वो रिस्पॉन्डिंग या रिपोर्टिंग होगी। कोई चौथी चीज हो सकती है मेरे बच्चों? क्या आइजा 550 रिलेटेड पार्टी में कोई चौथी चीज हो सकती है? या तो प्लानिंग होगी, या परफॉर्मेंस होगी, या रिस्पॉन्डिंग और रिपोर्टिंग होगी। एग्री करते हो? अच्छा, प्लानिंग ऑडिटर क्या काम करते हैं जल्दी से बता दो। प्लानिंग में ऑडिटर क्या काम करता है मुझे जल्दी से बता दो बच्चों, 5-10 मिनट मुझे दे दो, फिर हम सवाल की तरफ आ रहे हैं। प्लानिंग में जो ऑडिटर है वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। प्लानिंग ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है? हाँ जी, प्लानिंग ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। जब मैं रिलेटेड पार्टी में आऊंगा तो मैं किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूं जल्दी से बता दो? रिलेटेड पार्टी की। जब रिलेटेड पार्टी की मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो मुझे कुछ हरकत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। उन हाथ पांव चलाने को क्या कहते हैं? उन हाथ पांव चलाने को क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मेरे पास क्या होते हैं? इंक्वायरी। क्या मैं मैनेजमेंट से, दोस्त जावेद गवर्नेंस से इंक्वायरी कर लूं? क्या बताएं भाई आपकी क्या रिलेटेड पार्टीज हैं? हाँ भाई, एनालिटिकल करूंगा मैं रिलेटेड पार्टी। क्या मैं रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या मैं रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लूं कि जी आप बताएं आपकी ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो क्या मैं इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लूं कि मैनेजमेंट ने आरपी के ऊपर क्या कंट्रोल डिजाइन किया हुआ है, कौन ट्रांजैक्शन ऑथराइज करता है, कौन ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है। क्या यहां तक इसका मतलब है जब रिलेटेड पार्टी के ऊपर पहली चीज क्या लिखी हुई है? प्लानिंग। पेपर में ओपन बुक में वो प्लानिंग के क्वेश्चन पूछा, आपने नहीं भी पढ़े हुए, नहीं भी पता, कुछ नहीं पता, आपको ये पता होगा कि आइजा 550 के पहले पेज पे प्लानिंग लिखा हुआ होगा, दूसरे पेज पे परफॉर्मेंस लिखा हुआ होगा, तीसरे पेज पे रिपोर्टिंग लिखा होगा, कौन से पेज पे जाना है, कहां जाना है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, जब मैं प्लानिंग करता हूं तो मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? मेरा अल्टीमेट पर्पस होता है प्लानिंग। ये अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी की मैं क्यों ऑब्टेन कर रहा हूं? ये सारे काम मैं क्यों ऑब्टेन कर रहा हूं? ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं। एंड व्हाट इज रिस्क मेरे बच्चों? व्हाट इज रिस्क? जल्दी से बता दो व्हाट इज रिस्क। एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। तो मुझे बताएं, क्या आइजा 550 के ऊपर कोई आईएफआरएस है? क्या आइजा 550 रिलेटेड पार्टी के ऊपर कोई आईएफआरएस है? क्या आइजा IAS 24 है? IAS 24 आपसे क्या कहता है? दो ही तो चीजें कहता है कि जी रिलेटेड पार्टी को आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्लोज करना है। तो पहला रिस्क ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा। दूसरी चीज, मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तीसरी चीज IAS 24 जो कहता है आरपी अगर आर्म्स लेंथ पे है तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो वाकई में आर्म्स लेंथ पे है कि नहीं है। और चौथी चीज जो कि आपसे IAS 1 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने चाहिए। सही है, वो फेयर व्यू देने चाहिए। तो इसका मतलब है आरपी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकती है, और आरपी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो इसमें फ्रॉड भी हो सकता है मेरे बच्चों। तो क्या ये रिस्क आइडेंटिफाई हो गए? क्या ये मेरे IAS जो हमारी बेसिक चीज है कि एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस, तो क्या मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूं? अच्छा जी, फिर परफॉर्मेंस फेज में क्या करूंगा? इस रिस्क के अगेंस्ट मैं कुछ प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लूंगा बच्चों। और जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। सुनना मेरी बात को, जब मैं प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर सारे के सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आरपी अगर डिस्क्लोज्ड हुई भी है तो मैं कौन सा ओपिनियन दे दूं? अगर मैनेजमेंट ने सारी के सारी आरपी को आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज कर दिया है और आपने भी उसके ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिएगा। और अगर आरपी डिस्क्लोज नहीं करी मैनेजमेंट ने, अगर आरपी डिस्क्लोज नहीं करी मैनेजमेंट ने, तो ये मिस स्टेटमेंट होगी। इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स। आगे जाके देखेंगे कि सिनेरियो में कैम और एम्फेसिस कब आएगा कब नहीं आएगा। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, मुझे 5 मिनट और देना, मुझे 5 मिनट और दो। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत मैसिव स्ट्रक्चर पे आपके ऊपर हेल्प कर रहा हूं, बिकॉज वापस से मैं सारी की सारी चीजें नहीं लिख रहा। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी 1 पेजर, प्लानिंग फेज, रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना है तो मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? इंक्वायरी। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि रिलेटेड पार्टी का नाम बताओ, रिलेशनशिप बताओ, ट्रांजैक्शन बताओ। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि आप कैसे आरपी को आइडेंटिफाई करते हो। सारी चीजें मैंने करी। फिर उसके बाद जब मैंने इंक्वायरीज कर ली तो इसका मतलब है मैं इस पोजीशन पे आ गया कि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और उस रिस्क के अगेंस्ट मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्या तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? मुझे 2 मिनट देना, मैं कुछ एक अच्छी चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, काम आएगी बच्चों, आपको बहुत काम आएगी। सही है, मैं मूव करता हूं आइजा 240 फ्रॉड की तरफ। क्या फ्रॉड में भी 3 चीजें होनी चाहिए? क्या प्लानिंग फेज में भी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, लेकिन कौन से रिस्क को? किस चीज के रिस्क को? भाई जल्दी से बता दो, किस चीज के रिस्क को? फ्रॉड के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है मेरे बच्चों। क्या तो इसके लिए मुझे कुछ हरकत करनी पड़ेगी। वो हरकत क्या कहलाएगी? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कहलाएगी। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मेरे पास क्या है? इंक्वायरी। तो क्या मैं मैनेजमेंट से, दोस्त जावेद गवर्नेंस से, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी कर लूं कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, क्या मैं एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म कर लूं कि भाई सेल्स क्यों बढ़ रही है जब मार्केट में शेयर डिक्लाइन कर रहा है? जब मैं ये रिस्क
जब मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो इसका मतलब है मैं कोई ना कोई रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा और उस रिस्क के अगेंस्ट मैं परफॉर्मेंस करूंगा। जब मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं तो मैं परफॉर्मेंस कर क्या रहा हूं, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर क्यों रहा हूं, ऑडिट प्रोसीजर इसलिए परफॉर्म कर रहा हूं किसके अगेंस्ट, रिस्क के अगेंस्ट। और रिस्क किस चीज का है, फ्रॉड का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं रिस्क के अगेंस्ट और वो रिस्क फ्रॉड का है, तो जब ये प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, या तो मुझे फ्रॉड आइडेंटिफाई होगा या फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मैं ये आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज पेपर में ये हो सकता है कि आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई किया हो, और जब रिलेटेड पार्टी पे फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करा होगा तो फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ होगा, और जब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ होगा तो क्या इसका आंसर आपको आइजा 550 से मिलेगा? मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, क्या इसका आंसर आइजा 550 से मिलेगा? नहीं सर, इसका आंसर आइजा 240 से मिलेगा। रिलेटेड पार्टी में अगर फ्रॉड का रिस्क है तो उसके प्रोसीजर्स कहां से मिलेंगे? रिलेटेड पार्टी में अगर फ्रॉड का रिस्क है तो उसके प्रोसीजर्स कहां से मिलेंगे? बच्चों इंसान बन जाओ, रिलेटेड पार्टी में अगर फ्रॉड का रिस्क है 550 से मिलेंगे, 550 से मिलेंगे। और वो प्रोसीजर्स करने के बाद अगर फ्रॉड की इंडिकेशन दिखती है, फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, तो अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है? तो अब मुझे कहां जाना पड़ेगा मेरे बच्चों? अब मुझे कहां जाना पड़ेगा? अब मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैंने आपके सामने ऊपर डायग्राम बनाई है, ये मैंने जितने भी स्टैंडर्ड्स आपको लिखे हैं, ये ब्रॉडली आपसे तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं: प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्डिंग और रिपोर्टिंग। क्लियर हो मेरे बच्चों? क्या गोइंग कंसर्न में भी यही तीन चीज है? यस, गोइंग कंसर्न में भी यही चीज है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। क्या ग्रुप ऑडिट में भी यही तीन चीजें? यस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। क्या 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीजें? यस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग है। क्या 540 एस्टिमेट्स में भी यही है? हाँ, यही प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग है। तो जितना नैरो डाउन कर लोगे प्यारे बच्चों, खुद की जिंदगी आसान रहेगी। कि सवाल आया कहां से है, प्लानिंग से आया है, परफॉर्मेंस से आया है कि रिपोर्टिंग से आया है? 250 लिख दो लॉज एंड रेगुलेशन, उसके अंदर भी तीन चीजें, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। ऐसा ही है, एज 250 लॉज एंड रेगुलेशन गौर से देखे, उसके अंदर भी ये तीन चीजें। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आता है तो इससे फायदा क्या होगा? आगे जाके मैं और आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एटलीस्ट हम आइजा को रेफर कर सकेंगे, चाहे हमारी तैयारी हो या ना हो। तैयारी है, बहुत अच्छी बात है। तैयारी नहीं होगी, एटलीस्ट सोच सकोगे कि मैंने कौन से आइजा में जाना है। ये क्लियर हो? तो ये जो हमने आधा पौना घंटा लगाया, थोड़ा सा हमने इन चीजों को रिवाइज कर लिया और चीजों को देख लिया। अब हम मूव करते हैं भाई एक बड़े जबरदस्त सवाल की तरफ, और ये बिल्कुल, और इस जैसा सवाल जो है वो अभी एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा। क्या रेडी हो मेरे बच्चों? क्या ये 50 नंबर का सवाल करने के लिए रेडी हो मेरे साथ? अगले 1 घंटे में हम इंशाल्लाह 50 नंबर का सवाल कर लेंगे और सुकून से चीज़ों को सोचेंगे, लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, टेक्निक पे काम करेंगे। सवाल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट देख लो, बड़ी ज़बरदस्त है। यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड 3 इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेसिंग द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस रिस्क। पेपर में एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे बिजनेस रिस्क पूछेगा, सही है। उसके बाद वो कह रहा है using the exhibit 2, 3 and 4 evaluate and prioritize the significant risk of material misstatement to be considered in planning the audit। ऐसा ही है। और फिर कह रहा है using revenue as your benchmark you will need to determine and apply an appropriate materiality threshold in your briefing notes। फिर वो कह रहा है design the principal audit procedure which should be performed in relation to the development cost of this wind turbine which have been recognized in intangible asset referred to in exhibit 4। और फिर आखिरी में आपसे कह रहा है एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज को डिस्कस करें, सही है। तो ये आपके पास कोई 50 से 60 नंबर का सवाल बने। बच्चों बिस्मिल्लाह करें। ये वो सवाल है, चाहे आइजा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, साथ साथ बिजनेस रिस्क के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे, ऑडिट रिस्क को भी कंसीडर करेंगे, और डिफरेंट सिनेरियोस, और इस सवाल को बार बार मैनिपुलेट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, सही है। सवाल के अंदर गोइंग कंसर्न भी डाल देंगे, सवाल के अंदर रिलेटेड पार्टी भी डाल देंगे। तो अगला 1 घंटा मिल सकता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 1 जुलाई 2005। You are a manager in the audit department of this, a firm of chartered certified accountant. You are assigned to the audit of this Mistral company, a listed entity which has a financial year ending 30 September 2005 and is a new client of your firm. The company operates in a renewable energy industry and specializes in manufacturing and installing the wind turbines for use in onshore and offshore wind farms, an area covered with the wind turbines on land or at sea. तो कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है अच्छा, एक चीज़ एग्री करते हो कि आईकैप ने रिसेंटली सवाल के अंदर जानबूझ के एआई को डालने की कोशिश की है। पिछले 1-2 टाइम देखो तो सवाल के अंदर एआई को जानबूझ के
अभी तक उसने एक चीज नहीं डाली, कौन सी चीज नहीं डाली? सस्टेनेबिलिटी नहीं डाला। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं पूछ रहा है वो, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह होती है उसके ऊपर उसने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा, बिकॉज अभी रिसेंट चीज आई है, सही है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में एक हॉट टॉपिक भी चल रहा था, एक्सपेक्टेड है कि उसके ऊपर ये सवाल, सही है। अच्छा, तो कंपनी ऑपरेट्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री एंड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलिंग द विंड टर्बाइंस फॉर यूज इन ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म्स। The following exhibits provides information relevant to the question. Partner's email, an email which you have received from this, the audit engagement partner. Background information, information about the company relevant to the audit planning. Background information 3, internet search result. The headline results from an internet search performed by the audit team about the company and industry. Summary of matter discussed at a recent meeting with the company finance director and the audit engagement partner. Request from the audit committee, a request for additional service they would like the company to consider. अब हम आराम से चलते हैं पॉइंट 1 की तरफ। आई हैव प्रोवाइडेड यू विद सम इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू विद द प्लानिंग द ऑडिट। सही है, प्लानिंग द ऑडिट, तो इसका मतलब है क्या क्या एक्टिवेट हो जाएगा, क्या क्या एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल भी डिले नहीं आ रहा है बच्चों। क्या क्या मेरे पास वो हो जाएगा बच्चों, मेरे पास 300 हो जाएगा, मेरे पास 315 हो जाएगा और मेरे पास 320 हो जाएगा। ऐसा ही है बच्चों, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, तभी मैंने आधा घंटा आपको रिवाइज करा। ये जितने स्टैंडर्ड्स हैं इनमें भी तो प्लानिंग का कंपोनेंट शामिल होता है। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये जो गलती करते हो ये गलती ना करना, सही है। तो मतलब जब आपने अपने आप को लिमिटेड रख दिया 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर, 2 स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो इसका मतलब आपकी सोचने की सलाहियत तो वहां पे खत्म हो गई। आपने बाकी स्टैंडर्ड्स को तो सोचा ही नहीं। क्लियर हो? तो इसका मतलब है भाई फ्रॉड भी हो सकता है, सही है। इसका मतलब है एस्टिमेट्स भी हो सकता है, इसका मतलब है जी रिलेटेड पार्टी भी हो सकता है, इसका मतलब है गोइंग कंसर्न भी हो सकता है, इसका मतलब है ग्रुप ऑडिट भी हो सकता है। लेट्स डन हो गया भाई, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो पहली रिक्वायरमेंट वो आपसे कह रहा है यूजिंग द एग्जिबिट 2 and 3 इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेसिंग द कंपनी। तो हम इंफॉर्मेशन 2 और 3 को पढ़ ले सुकून से। अच्छा, सेम चीज वो आपसे कहता है यूजिंग द एग्जिबिट 2, 3 and 4 evaluate and prioritize the significant risk of material misstatement to be considered planning the audit। तो हमें काम ये कर लेते हैं कि हम 2 और 3 को पढ़ लें ताकि सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें, बिकॉज पेपर में जब भी सवाल आता है बिजनेस रिस्क का और फिर उसी सवाल से हमें ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करना होता है तो बच्चा जो है उसमें बहुत से ब्लेंडर्स मारता है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो पास्ट पेपर में सवाल भी नहीं है, मुश्किल से इक्का दुक्का सवाल आया हुआ है। तो इसका मतलब इसकी तो प्रैक्टिस वैसे भी करनी चाहिए हमें। डन हो गया बच्चों? अच्छा, तो इसका मतलब सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है एग्जिबिट 2 and 3 को पढ़ के हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। एक टेक्निक हमेशा सुन लें, बिजनेस रिस्क होता क्या है बच्चों? हर वो चीज जो कंपनी को अफेक्ट करे, अच्छा, अफेक्ट जो है वो दो सिनेरियो में कर सकती है, पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट कर सकती है और नेगेटिव वे में भी कर सकती है। नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क बट अफेक्ट द प्रोस्पेक्ट्स। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? तो हर वो चीज जो कि कंपनी को अफेक्ट करे, सही है। जब कोई भी चीज कंपनी को अफेक्ट करेगी तो क्यों करेगी? या तो कंपनी के, सुनना मेरी बात, ये बात समझ आती है, नेचर ऑफ द एंटिटी की नेचर ही ऐसी है। क्या मतलब एंटिटी की नेचर ऐसी है भाई? एंटिटी की नेचर ऐसी है कि मतलब ये कुछ वर्ड याद आ रहा है ऐसे 315 के। फिर कुछ चीजें एनवायरनमेंट की होती हैं। क्या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, और मैं सवाल को बढ़ाता रहूंगा भाई, सवाल को बढ़ाता रहूंगा, बिल्कुल एक्टिव रहना। क्या अदर एक्सटर्नल फैक्टर में यूएस ईरान वॉर आ सकती है? इसका मतलब ये है जब ये इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जब मैं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं तो सेम इंफॉर्मेशन को यूज करके बिजनेस रिस्क भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? अब फर्क क्या है? फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। फर्क लैंग्वेज का क्यों है? क्योंकि अगर एक न्यू रेगुलेशन आ गई है तो कंपनी का बिजनेस रिस्क क्या है? अगले पेज पे लिख लेते हैं। अगर न्यू रेगुलेशन आ गई है तो कंपनी का बिजनेस रिस्क क्या है कि जी मैं इस न्यू रेगुलेशन से शायद कंप्लाई ना कर सकूं, और अगर मैं कंप्लाई नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? लाइसेंस का मसला हो सकता है, पेनल्टी का मसला हो सकता है, लिटिगेशन का मसला हो सकता है। ऐसा ही है बच्चों। तो जो सेट होगा वो ये कहेगा यार कि जो नई रेगुलेशन आई है अगर इससे कंप्लाई नहीं करा तो ये मसले हो सकते हैं, सही है। यहां पे फुल स्टॉप लगा लें, ये बिजनेस रिस्क है। आप एग्री करते हो? क्या ये 3 चीजें नेगेटिवली कंपनी को अफेक्ट करेंगी? हाँ जी अफेक्ट करेंगी। क्या अफेक्ट करेंगी? कंपनी के कैश फ्लोज को अफेक्ट करेंगी, कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करेंगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। ऐसा ही है। अच्छा, जबरदस्त। और जहां तुमने इसके आगे कॉमा लगा दिया, तो अब यही चीज तुम्हारी क्या बन जाएगी? यही चीज तुम्हारी ऑडिट रिस्क बन जाएगी। सही है। तो समझना, देयर इज अ न्यू रेगुलेशन एंड द कंपनी मे नॉट बी एबल टू कंप्लाई इट व्हिच कुड रिजल्ट इन अ पेनल्टी, लिटिगेशन और द टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस। फुल स्टॉप।
ये क्या है, ये क्या है, फुल स्टॉप, ये क्या है, ये बिजनेस रिस्क है, ये बिजनेस रिस्क है। अच्छा, देयरफॉर, अब सुनना, अब मैं कॉमा लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑडिट रिस्क क्या होता है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस, ऐसा ही है ऑडिट एफएस में। तो क्या लिटिगेशन के ऊपर कोई आपके पास आईएफआरएस है? क्या लिटिगेशन के ऊपर कोई आईएफआरएस है? यस, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क that those litigation and claims may not be disclosed or a provision recorded as per IS 37. There is a risk। क्या लाइसेंस के ऊपर कोई रेलिवेंट IFRS है? लाइसेंस के ऊपर 38 है, कंपनी का लाइसेंस, कंपनी को ऑपरेट करने का लाइसेंस। गोइंग कंसर्न assumption not appropriate। बच्चों समझ आ रहा है? जहां आपने फुल स्टॉप लगा दिया सवाल कॉपी करके, दैट इज योर बिजनेस रिस्क, और जहां कॉमा लगा दिया और आगे जाके उसको रेलिवेंट आईएफआरएस से कनेक्ट कर दिया, दैट इज योर ऑडिट रिस्क। क्या टेक्निक समझ आ रही है? बेहतरीन हो गया। तो मतलब बिजनेस रिस्क में आपने आईएफआरएस को नहीं छेड़ना है। बिजनेस रिस्क में आपने सिर्फ और सिर्फ सवाल को कॉपी करके बताना है कि देखो कंपनी को ये भी हो सकता है, कंपनी को ये भी हो सकता है, कंपनी को ये भी हो सकता है। और जहां फुल स्टॉप लगा दिया बिजनेस रिस्क, और जहां उस फुल स्टॉप के बाद आपने कहा कि देयरफॉर इसकी वजह से आईएफआरएस की ये रिक्वायरमेंट है जिसको मैनेजमेंट ने कंप्लाई नहीं करा होगा, दैट इज योर ऑडिट रिस्क। क्लियर हो बच्चों? तो एक छोटी सी टेक्निक, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें फायदा हो जाएगा। और अब आप दोनों की ड्राफ्टिंग को 5 मिनट हमने, मतलब आप अशरफुल मखलूकात है ना, आपको सिर्फ एक छोटा सा शऊर चाहिए बच्चों, छोटा सा शऊर मिल जाएगा, उसके बाद आप चीज़ें खुद ब खुद लिखते रहेंगे, खुद ब खुद लिखते रहेंगे। सही है? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहे विंड फार्म भाई, ये आपके विंड फार्म है। सही है? अच्छा, अगर मुझे बिजनेस रिस्क, अगर मुझे सवाल पॉइंट 2 पढ़ के और पॉइंट 3 पढ़ के बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब है सवाल में मुझे ढूंढना कहाँ है, मेरी नज़रें कहाँ पे होनी चाहिए प्यारे बच्चों? मेरी नज़रें वहाँ होनी चाहिए जो कि कंपनी को नेगेटिवली अफेक्ट करे। बस इतना कर सकते हो? इतना मतलब ये तो मैट्रिक वाला बच्चा भी कर लेगा। अगर सवाल पढ़ के आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि कंपनी को अफेक्ट कर सकती है, क्या वो लिख सकते हो? अच्छा, ज़बरदस्त मेरे बच्चों। द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड 25 years ago and is now one of the world's leading manufacturers in the renewable energy market. The industry has seen rapid growth in the last few years as many governments around the world have set challenging clean energy targets. As a result, the industry is very innovative, and on average, the company designs and develop an improved model of their wind turbine. Every 4 years, try to improve the output and efficiency of their turbine and to ensure the company remains competitive. हर 4 साल बाद उनको नया मॉडल निकालना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे। बच्चों क्या इस सवाल में सेठ की नज़र से, शेयर होल्डर की नज़र से, इन्वेस्टर की नज़र से क्या आपको कोई बिजनेस रिस्क दिख रहा है? कि कंपनी का रिस्क क्या हो सकता है? कंपनी अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकी, किस केस में बिजनेस रिस्क क्या है? कंपनी अगर डिजाइन नहीं कर सकी, क्या डिजाइन नहीं कर सकी? डेवलप नहीं कर सकी, क्या चीज नहीं कर सकी? इंप्रूव मॉडल ऑफ देयर विंड टरबाइन। तो क्या कंपनी पे कोई इफेक्ट आएगा मेरे बच्चों? अभी सिर्फ और सिर्फ हम बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सही, और कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे बच्चों। सही है? क्लियर हो? अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने सवाल में सबसे पहले लिखे बिजनेस रिस्क। मैंने कहा भाई काइंडली इनोवेटिव मार्केट है और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है न्यू टेक्नोलॉजी में। अगर कंपनी जो है न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकी या लेटेस्ट मॉडल नहीं कर सकी, तो मार्केट इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव है कि वो अपना मार्केट शेयर क्या कर जाएगी बच्चों? याद, कहीं आईएफआरएस दिख रहा है आपको बच्चों? कहीं आईएफआरएस दिख रहा है? नहीं। बस जहां फुल स्टॉप लगा लिया बिजनेस रिस्क बन गया, जहां फुल स्टॉप लगा लिया बिजनेस रिस्क बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं। रेवेन्यू की तरफ मूव करते हैं। रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंड टर्बाइंस. The company established all customer contract with only one performance obligation. A contract is considered complete and revenue is recognized once the company delivers and install the turbine. Best चीज हो गई। All turbines are made to order and the company operates inventory on a just-in-time basis. तो मतलब inventory के impairment तो कोई नहीं सकता, जब order आता है तब हम करते हैं। It can take several years for a new wind farm project to reach completion. जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है तो मुझे उसके लिए विंड, क्योंकि मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ बच्चों? मैं जस्ट इन टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ। सही है? जब ऑर्डर आएगा तो जब ऑर्डर आता है तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, फिर जाकर उसको डिलीवर करता हूँ, डिलीवर करने के बाद इंस्टॉलेशन करवाता हूँ, तो इट टेक सेवरल ईयर्स। द कंपनीज कस्टमर्स विच आर
Mainly the large national energy providers need to identify a suitable site and prepare it for the installation of the wind turbines. The land on which the wind turbines are installed belongs to the company's customer, आपकी ज़मीन नहीं है, who will also pay all और वही also relevant costs involved in clearing the land and laying the suitable foundation for the large turbines. तो सारी कॉस्ट वही पे करेंगे आपको, आपने जाके जगह सही है, आपने जाके उसको इंस्टॉल करना है. Contracts are usually agreed well in advance of when the delivery is expected and the prices is fixed in each specific contract. मैं आपसे आज एग्रीमेंट कर रहा हूं कि 4 साल बाद मैं डिलीवर करूंगा और प्राइस एग्रीड हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है. Over the last 12 months, the Mistral company has been exposed to significant price increase in many of its raw material, such as steel and other components. हाँ भाई, क्या यहाँ पे कुछ मसला लग रहा है? नहीं अयान, खुदा का वास्ते मेरे बच्चों बिजनेस रिस्क कर रहे हैं. जब बिजनेस रिस्क कर रहे हैं तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया? बिजनेस आप समझे, सेठ जो है वो जाहिल है, सेठ को नहीं पता कि ऑनरेस क्या होता है. सही है. क्या इस सवाल में मेरे बच्चों बिजनेस रिस्क है? क्या इस सवाल में जब सेठ एक कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने जा रहा है तो क्या पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. क्या ऐसा हो रहा है? क्या उसको डर लग रहा है? किस चीज का डर लग रहा है भाई? बिजनेस रिस्क क्या है कि रेवेन्यू प्राइस फिक्स्ड, सही है, और कॉस्ट इंक्रीज्ड. देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम लेस मार्जिन और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. और जबरदस्त उमर, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त. बिकॉज प्राइस आपने बहुत पहले फिक्स कर दी है. इट टेक्स सेवरल ईयर्स एंड ड्यूरिंग दैट ईयर द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली व्हिच कैन रिजल्ट इन द व्हिच कुड अफेक्ट द मार्जिन्स ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन और द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द लॉस. क्या यहां तक कर सकता हूं? क्या कॉमा फुल स्टॉप लगा दूं? बच्चों फुल स्टॉप लगा दूं? सुनना मेरी बात. सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिस्क. अगर मुझे ऑडिट रिस्क लिखना है तो क्या अब मैं देयरफॉर लगा दूं और कॉमा कर दूं? और ऑडिट रिस्क क्या होता है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस. क्या इस सिचुएशन के ऊपर कोई आईएफआरएस है मेरे बच्चों? क्या इस सिचुएशन के ऊपर कोई आईएफआरएस है? यस, आईएफआरएस है. कौन सा आईएफआरएस है? आईएस 37. क्या आईएस 37 तो प्रोविजन की बात भी करता है, कॉन्टिंजेंट एसेट की बात भी करता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की बात भी करता है. कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है? यस, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो आईएफआरएस क्या कहता है? उसका लॉस आपने आज रिकॉग्नाइज करना है. ऐसा ही है. और रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने इसका लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा. जहां फुल स्टॉप लगाओगे बिजनेस रिस्क होगा, जहां कॉमा लगा के आईएफआरएस से कनेक्ट कर दोगे तुम्हारा ऑडिट रिस्क बन जाएगा. तो जहां बिजनेस रिस्क में तुमने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, वहां फेल हो. हालांकि लिखा सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिजनेस रिस्क में नहीं लिखना. कहां लिखना है? आपने बिजनेस रिस्क में इसलिए नहीं लिखना, आपने कभी बोर्ड के मिनट्स में जब रिस्क डिस्कस हो रहा होता है वहां पे कभी आपने आईएफआरएस का वर्ड देखा है? ऑडिट एंड रिस्क कमेटी के कभी मिनट्स देखना, बड़ी बातें चल रही होंगी. सही है कि भाई कस्टमर से पैसा नहीं मिल सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है. आईएफआरएस को नहीं सोचते, वो रिस्क को सोचते हैं. समझ आ रही है बात बच्चों? क्लियर हो? तो जहां कॉमा लगा दिया ऑडिट रिस्क, जहां फुल स्टॉप लगा दिया. बच्चों समझ आ रही है? ये अच्छा सवाल है बिकॉज इसके ऊपर आपके पास सवाल इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, तभी वो सवाल करा रहा हूं जो कि बिल्कुल एक जबरदस्त एडवांस लेवल के सवाल है और कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर करेंगे. डन हो गया? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, उसने कहा था इन्फॉर्मेशन 2 भी पढ़ो, इन्फॉर्मेशन 3 भी पढ़ो और उसके बेसिस पे मुझे बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करके दो. द बाइस wind farm has been partially shut down due to what was described as a design defect on some of its turbine which were manufactured by the company. The wind farm has 25 of its 35 turbines currently out of use. The turbines have been identified as the Z1 model produced by the company and is the latest incident to affect the model. It is understood that the company has suspended all sales to the Z1 model until these problems are rectified. Customer is hoping to fulfill the existing customer orders with their older, less efficient wind turbines. सेठ की तरफ से सोचना है, सेठ की नियत से सोचना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या इससे मेरी रेपुटेशन पे मसला आएगा? जब मेरे रेपुटेशन में मसला आएगा तो क्या मेरा मार्केट शेयर कम होगा? क्या मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन करेंगे? क्यों करेंगे? बिकॉज मेरे कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे. मुझे ये कस्टमर वेट थोड़ी करेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑर्डर ये वेट थोड़ी करेगा.
बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये मेरा बिजनेस रिस्क है? क्यों बिजनेस रिस्क है? डिफेक्ट आया जिसकी वजह से रेपुटेशन में मसला आएगा, जब रेपुटेशन में मसला आएगा तो कस्टमर छोड़ के जाएंगे, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिक्लाइन कर जाएगा। बच्चों ऐसा ही है? बच्चों ऐसा ही है? चलो जबरदस्त। अच्छा, इसके ऑडिट रिस्क को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ, सही है? इसके ऑडिट रिस्क को थोड़ी देर पे होल्ड पे रख रहा हूँ। अभी तो मैंने एक चीज कनेक्ट आपको करवा दी थी, सवाल पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सर इससे मैं ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं सवाल पूरा पढ़ लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि विंड फार्म जो है इसको क्लासिफाई क्या किया हुआ है ना, सही है? अभी मुझे पता नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइंट विंड टर्बाइन इंस्टॉल्स, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10 न्यू विंड टर्बाइन्स टू अ रिमोट रूरल लोकेशन हैड टू बी सस्पेंडेड टुडे एज दे वर सिंपली too big to fit on the road. After a month of logistical planning to get the new turbines ready for transportation, it was discovered at the last minute that the blades on the turbines are so large the vehicle carrying them is unable to safely turn onto the narrow road which will make them to their final location. Done हो गया भाई? A representative from the company, the manufacturer of the wind turbine, said the company will have to go back into negotiation with their customer and the local planning authority to work out how the road can be modified and at what cost to make the delivery possible. The representative admitted it will probably take in the region of 6 months to resolve and that these type of issues are becoming more commonplace in the industry due to the scale of the turbines which is causing significant pressures on the profit margins. बच्चों मुझे बताओ, ये जब सेठ को इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो IFRS खुदा का वास्ता ही ना याद रखना, सिंपल सा पैसा मार्जिन इनको सामने रखना। क्या ये जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या इससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी? अच्छा, क्या इससे मेरा रेवेन्यू डिफर हो सकता है? क्या इससे मेरा रेवेन्यू कैंसिल भी हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है ना यार, कॉमन सेंस वाली बात है ना। 6 महीने से आपका रेवेन्यू डिफर हो गया, आपने एक चीज बनाई, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, पैसे मिलने की बारी आई तो वो एक पतली गली से निकल नहीं पा रहा, टर्न हो नहीं पा रहा, सही है? तो मैंने कहा एक और बिजनेस रिस्क ये है, एक और बिजनेस रिस्क ये है कि कॉस्ट मेरी हाई हो जाएगी, रेवेन्यू या तो मेरा डिफर हो जाएगा, और ये कॉमन मसला है, या जो है मेरा रेवेन्यू या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और शायद मुझे पेनल्टीज वगैरह भी पे करनी पड़ जाए। एग्रीड हो भाई? वो 6 महीने वेट थोड़ी करेगा, वो तो कहेगा वो तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। जबरदस्त। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो मेरा ऑडिट रिस्क बन गया, सही है? मैंने कोई IFRS का जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा। एग्री करते हो इस चीज से? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस फॉर द न्यू विंड फार्म्स ऑन द इंडस्ट्री. Many contracts which have already been agreed by the energy providers and the wind turbine manufacturers are being delayed due to the long and complicated approval process in many countries. In the last year, there has been a significant drop in the number of planning permission application being granted for the new project despite the global targets for the clean energy. तो renewable energy expert जो है उन्होंने warn किया है negative impact of the approval process for the new wind farms on the industry. Many contracts which have already been agreed, contract finalized हो चुका है। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ होगा तो आपने क्या करा होगा? आपने तो बैठ के जो है वो टरबाइन बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। एनर्जी प्रोवाइडर एंड द विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स आर बीइंग डिलेड ड्यू टू द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड अप्रूवल प्रोसेस इन मैनी कंट्रीज। हाँ भाई, कोई मसला है? यस। सेठ को क्या डर लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट कहीं कैंसिल ना हो जाए। क्यों कैंसिल ना हो जाए? इसलिए कैंसिल हो जाए बिकॉज अप्रूवल ना मिले, जिसकी वजह से, और अप्रूवल में डिले भी आ गया तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कस्टमर हो सकता है। बच्चों का यहाँ तक लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा भाई रेगुलेटरी अप्रूवल्स डिले विच विल रिजल्ट इन द हाई कॉस्ट प्लस रेवेन्यू डिले या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन। बच्चों डन हो गया? इतना लिख सकते हो, कॉमन सेंस वाली बातें लिख सकते हो मेरे बच्चों। कुछ मसला बिजनेस रिस्क में? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। फिर वो आगे से आपसे कहता है a recent accident at a wind farm installed by the company has resulted in a calls for greater health and safety regulation to be implemented to help protect employees who routinely climb the large turbines to install the new parts or carry out repairs. It is understood that the several employees of the company were severely injured while carrying out repairs on a previously installed wind turbine and that the employee involved are looking to raise a legal claim against the company. हाँ भाई, तो सेठ को डर क्या लग रहा है? सेठ को डर ये लग रहा है कि भाई क्या हो जाएगी न्यू रेगुलेशन की वजह से, और चीजें कैसे, सेठ को डर लग रहा है कि मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है, मुझे लिटिगेशन मेरे ऊपर हो सकती है। फुल स्टॉप लगा लूं, फुल स्टॉप लगा लूं, फुल स्टॉप लगा लूं, लेबर स्ट्राइक हो सकती है। मेरा बच्चा जबरदस्त, लगता है कल सस्टेनेबिलिटी की क्लास ली है इसने। लेबर स्ट्राइक हो सकती है, जबरदस्त। क्या फुल स्टॉप लगा लूं? हाँ जी, फुल स्टॉप लगा दिया। जहां आपने फुल स्टॉप लगाया, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे कॉमा लगाना है तो क्या कॉमे के बाद का मुझे सेंटेंस बता सकते हो? देयरफॉर।
हाँ भाई, कौन सा IFRS है? लिटिगेशंस वगैरह के ऊपर कौन सा IFRS है? इस कंपनसेशन की प्रोविजन के ऊपर कौन सा IFRS है? IAS 37। देयर इज अ रिस्क कि आपने प्रोविजन IAS 37 के हिसाब से रिकॉर्ड ना किया हो, या अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो उसको आपने डिस्क्लोज ना किया हो। बच्चों, ये टेक्निक मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? बेहतरीन हो रहा है, आसान हो रहा है। छोटी मोटी टेक्निक पे काम करोगे तो पेपर में टेक्निक पता होगी, फिर इंशाल्लाह आप सब कुछ लिख सकते हो यार, सब कुछ लिख सकते हो। डन हो गया? अच्छा, तो हमने अच्छे खासे बिजनेस रिस्क मेरे बच्चों आइडेंटिफाई कर लिए। सही, कोई 5-6 बिजनेस रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए। डन हो गया? अब सवाल आपसे कहता था कि भाई इंफॉर्मेशन 2, 3 एंड 4 को पढ़ के evaluate and prioritize the significant risk to be considered in planning the audit. Using the revenue as your benchmark, you will need to determine and apply an appropriate materiality threshold in your briefing notes. तो रेवेन्यू को बेंचमार्क बनाना है भाई, सही है। तो रेवेन्यू के लिए हम अपेंडिक्स 4 में जाते हैं। अपेंडिक्स 4 में जाते हैं तो हमारे पास ये रेवेन्यू दिया हुआ है 5.3 मिलियन का। रेवेन्यू के ऊपर बेंचमार्क क्या होता है मेरे बच्चों? रेवेन्यू के ऊपर बेंचमार्क क्या होता है? 0.5 से 1%, ऐसा ही होता है। 0.5 से 1%, तो आपके पास एक थ्रेशोल्ड आ जाएगा कि जी इट कुड बी बिटवीन लेट से 30 मिलियन टू 53 मिलियन। सही है, 26 मिलियन टू 52 मिलियन या 53 मिलियन, चलिए एग्जैक्ट लिख देते हैं, 27 मिलियन टू 54 मिलियन। डन हो गया? तो ये आपने निकाल दिया। अच्छा, सवाल में अब आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बच्चों अब आ जाओ, सवाल में आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज स्टार्टेड ऑफरिंग अ 10 ईयर सपोर्ट सर्विस फॉर देयर इंस्टॉल्ड विंड। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, खुदा का वास्ते सुनना। During the year, the company has started offering a 10-year support service for their installed wind turbines, and around 1/3 of the customer have opted to include this in their contract. Company ने start करा है offering 10-year support service for their installed wind turbine, and around 1/3 of the customer have opted to include this in their contract. This is in addition to the 2-year warranty which is provided as a standard with all the wind turbines manufactured by the company. No changes have been made to the performance obligation established in each customer contract. ऊपर आपको एग्जिबिट 2 में बताया हुआ था कि भाई हमारा एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जहां हम डिलीवर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, खत्म। सही है। अब वो कह रहा है कि भाई अब मैं 10 साल की, और 1/3 ने इसको अडॉप्ट करा है। जब 1/3 ने इसको अडॉप्ट करा, इसका मतलब है वो कुछ एक एडिशनल पैसे पे कर रहे हैं। मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगले 10 साल तक पे करनी है, मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगले 10 साल तक डिलीवर करनी है। लेकिन रेवेन्यू में क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं? रेवेन्यू में सारा का सारा आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाँ बच्चों, क्या ऑडिट रिस्क है? अच्छा जबरदस्त। अब बच्चों मेरी बात सुनना। तो मैं ऑडिट रिस्क में गया। अच्छा, क्या इससे रिलेटेड कोई बिजनेस रिस्क था? इससे रिलेटेड कोई बिजनेस रिस्क नहीं था बच्चों। मतलब किसी बिजनेस रिस्क के आगे कॉमा तो नहीं लगा सकता ना मैं? किसी बिजनेस रिस्क के आगे कॉमा लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। सही है, जबरदस्त। तो मैं अलग से कहूंगा ऑडिट रिस्क, और मैं कहूंगा कि जी देयर आर। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या होता है? FS may not be equal to IFRS। कौन सा IFRS है? IFRS 15। IFRS 15 क्या कहता है कि जी ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने एलोकेट करना है बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसा ही है। और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट कर देंगे या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर देंगे, तो इसका मतलब है आपने 2 काम करने हैं। आपने डिटरमाइन करना है कि उसको ओवर द टाइम करना है या पॉइंट ऑफ टाइम करना है। ऐसा ही है। बच्चों मेरी बात सुनिएगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई, रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट नहीं करा। कहाँ नहीं करा? बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही है। प्लस जो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है रिगार्डिंग वारंटी, वो ओवर द, बच्चों सुनना, ओवर द 10 ईयर्स सेटिस्फाई होनी है, जिसका रेवेन्यू मैनेजमेंट ने आज रिकॉग्नाइज कर लिया है। डन हो गया? ऐसा ही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा सुनना मेरी बात को। फिर आप कहोगे जानी ऊपर सवाल में मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो रेवेन्यू मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ऐसा ही है। रेवेन्यू डिले हो रहा है। ऐसा ही है। रेवेन्यू डिफर्ड हो रहा है। बच्चों ऐसा ही ऊपर सवाल में पढ़े थे ये कुछ वर्ड्स हमने खुद लिखे अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा है। और कंपनी बदकिस्मती से लिस्टेड कंपनी भी है, तो कंपनी के ऊपर एक इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इस रिस्क के अंदर आपके पास 2 रिस्क होंगे। एक IFRS 15 का रिस्क होगा और एक 315 का रिस्क होगा, एक 240 का रिस्क होगा। आप अपनी सोचने की सलाहियत को थोड़ा सा बढ़ाओगे, तभी पेपर में अच्छे मार्क्स लोगे, वरना नहीं ले सकोगे। अच्छा मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को ऐड कर देता हूँ। प्रोसीजर्स। बच्चों सुनना, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को मैं ऐड कर देता हूँ। प्रोसीजर्स। हमारा रिस्क है क्या? हमारा रिस्क ये है कि जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ट्रांजैक्शन प्राइस है, इसको एलोकेट करना है। और जब एलोकेट करना होगा तो कोई ना कोई एस्टिमेट्स और जजमेंट इन्वॉल्व होंगे। भाई इसमें से कितना अमाउंट वारंटी का है। सही है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर देखनी हो
और मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस देखनी हो तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बता दो जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शन प्राइस को मैं देख सकूँ। कॉन्ट्रैक्ट लिख के फुल स्टॉप नहीं लिख देना, इंस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। क्या आइडेंटिफाई कर सकें? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या आइडेंटिफाई कर सकें? ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर उसके बाद इसको एलोकेट करना किसकी जिम्मेदारी? तो किससे इंक्वायर करूं? या मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है कि वो किस तरीके से उसको एलोकेट करते हैं। और अगर एलोकेट में कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एस्टिमेट्स के पीछे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एजम्पशंस। और एजम्पशंस क्या होनी चाहिए? कहने को तो IFRS 15 है, लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं है कहने को। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं रिक्वायरमेंट को ऐड करता रहूंगा। मुझे इजाजत है इस चीज़ की कि मैं इसके अंदर प्रोसेस भी ऐड करता रहूंगा, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड, डिफरेंट चीज़ ऐड करता रहूंगा। सही है? तो सुकून से बैठ के चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द सपोर्ट सर्विस इज अ न्यू स्ट्रेटेजिक फोकस फॉर द कंपनी ड्यू टू देयर हायर मार्जिन्स विच कैन बी अचीव्ड इन दिस एरिया and will be reviewed by the board on a regular basis when they are considering and deciding on a resource allocation. The company does not intend to disaggregate overall revenue for reporting purposes. हाँ भाई बच्चों जल्दी, 10 मिनट में ऑफ कर रहे हैं, जल्दी छेती छेती मेरे बच्चों जल्दी। बच्चों कंपनी कौन सी है? पहले पेज पे कहीं लिखा हुआ होगा, पहले पेज पे आके अपने कहीं लिखा हुआ होगा। और इस साल उनका एक नया सेगमेंट आया है रेवेन्यू का। क्या वो 10% क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? और क्या बोर्ड उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी कर रहा है रेगुलर बेसिस पे? तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, कौन सा IFRS? जल्दी से बता दो। IFRS एक्ट क्या कहता है कि जी ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर आपका कोई है तो उसको आपने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं किया होगा। तो आपने मेरा बच्चा एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। किस चीज का? ऑपरेटिंग सेगमेंट का। क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए ऊपर कोई बिजनेस रिस्क मेरे लिए रेलिवेंट था? तो मतलब मुझे कॉमा शॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस स्ट्रेट स्टार्ट हो जाऊंगा। डन हो गया बच्चों, समझ आती है? अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द कंपनी रिकॉग्नाइज द कॉस्ट इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इट्स विंड टरबाइन। देखिए जब एक प्रोडक्ट मैं बना रहा होता हूँ ना तो वो इन्वेंट्री नहीं है। सही है? वो जब मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और एक नई टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ तो वो सारी की सारी मेरी क्या है? वो सारी की सारी मेरी इंटेंजिबल एसेट है ना बच्चों। ऐसा ही है ना? तो कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, नए टर्बाइन्स बना रही है, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो वो इंटेंजिबल है। द कंपनी रिकॉग्नाइज द कॉस्ट इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इट्स विंड टरबाइन मॉडल्स एज एन इंटेंजिबल एसेट। Z1 मॉडल वाज फाइनलाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2004। आप कहां पे खड़े हुए हो भाई? इस साल। सही है? इस साल के स्टार्टिंग में आपने कैपिटलाइज करा था Z1 को एंड वेंट इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम 1 फरवरी 2004. The company amortized the intangible asset from the date when the model went into production. The amortization period is over 15 years, as that is the average life of an installed wind turbine. The company has experienced some issues with the Z1 model during the year. Exhibit 3. बच्चों Exhibit 3 में क्या कोई business risk था इस Z1 मॉडल से रिलेटेड? मेरे बच्चों क्या ऊपर कोई बिजनेस रिस्क था इससे रिलेटेड, Z1 से रिलेटेड? तो मैंने क्या लगाया हुआ था? मैंने फुल स्टॉप लगाया था। क्या मुझे इजाजत है कॉमा लगाने की? अगर मैं कॉमा लगाता हूं तो क्या इसके ऊपर कोई IFRS है जो कि अडॉप्ट करना पड़ेगा मुझे, जो कि अप्लाई होगा इस सिनेरियो के ऊपर? 38 से तो गुजर चुका, 38 तो रिकॉग्नाइज कर लिया आपने। जब इंटेंजिबल एसेट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो आगे जाके क्या इसके ऊपर कोई IFRS है? यस। IAS 36 क्या कहता है कि जी आपने इसको इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। रिस्क है कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। बच्चों टेक्निक समझ आ रही है? जिंदगी बहुत आसान होगी आपके लिए अगर आप अशरफुल मखलूकात की तरह सोचेंगे चीजों को। 38 की तरफ जाएंगे, आंसर गलत लिख देंगे। क्लियर हो? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द कॉस्ट ऑफ 550 million in relation to the development of its new Z2 wind turbine within intangible assets. The Z2 is based on the company's Z1 model and aims to develop further efficiencies into the wind turbine. मेरे भाई ये Z2 है, ये Z1 के बेसिस पे है। तो जो Z1 था क्या उसमें मसला था? अच्छा अगर Z1 में मसला है और Z2 उसके बेसिस पे है और ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने रिकॉग्नाइज करी है कॉस्ट ऑफ 550 million, तो जो कॉस्ट ऑफ 550 million रिकॉग्नाइज करी है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कौन सा IFRS? जल्दी से बता दो इसके ऊपर कौन सा IFRS? IAS 38 दो ही कहता है, या तो रिसर्च या डेवलपमेंट। अगर रिसर्च फेज है मेरे बच्चों, अगर रिसर्च फेज है तो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। अगर डेवलपमेंट फेज है तो क्या होगा कैपिटल? आप उस एसेट को तभी डेवलप कर सकते हो जब वो टेक्निकली एंड फाइनेंशियली वाइबल हो। क्या ये प्रोडक्ट Z2 जो कि Z1 के बेसिस पे आया है, क्या ये टेक्निकली वाइबल लग रहा है आपको मेरे बच्चों?
क्या ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? जब Z1 को इम्पेयर कर रहे हो, इसलिए इम्पेयर कर रहे हो बिकॉज इससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, भाई जब उससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा और उसकी बेसिस पे तुमने Z2 बनाया है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो एसेट की डेफिनेशन को पूरी करे? जब उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो क्यों एसेट को पहले सौर में आपने रिकॉग्नाइज करना है? आपने तो उसको इमीडिएट बेसिस पे उन सारे एक्सपेंसेस को P&L पे रिकॉग्नाइज करना है। और चले मान लिया कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो रहा था, तो भाई जब Z1 के बेसिस पे बना हुआ है, तो जब वो इम्पेयर्ड हो रहा है, तो उसको भी इम्पेयर्ड करने की ज़रूरत है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? बच्चों कुछ थोड़ा बहुत आज की क्लास में समझ आया बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट रिस्क, जो कि इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ समझ आया कि जब ऑडिट रिस्क हम करेंगे तो सिर्फ 300, 315 और 320 को नहीं सोचना। कुछ समझ आया कि 240 भी हो सकता है, कुछ समझ आया कि 550 भी हो सकता है, कुछ समझ आया कि 570 भी हो सकता है। तो सोचने की सलाहियत को बढ़ाओगे तो हो जाएगा। कुछ समझ आया कि जहां बिजनेस रिस्क के आगे फुल स्टॉप लगा दिया तो बिजनेस रिस्क है, और जहां कॉमा लगा दिया और IFRS लिख दिया तो ऑडिट रिस्क है। सही है बच्चों? तो हमने आज की क्लास में 1.5 घंटा पढ़ा है। इसके अगले सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अगला सवाल जो है वो प्रोसीजर्स का है। तो मैं प्रोसीजर्स की पहले आपको टेक्निक दूंगा, जैसे मैंने रिस्क की टेक्निक दी है, तो सेम प्रोसीजर्स की मैं आपको टेक्निक दूंगा, और जहां प्रोसीजर की टेक्निक दूंगा तो उसके बाद हम ये सवाल करेंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके पास, डायरेक्टली लाइव क्लासेस हम अटेंड करते रहेंगे बच्चों, तो फायदा आपका ये होगा कि हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा, और क्लासेस हमारी वीक डेज में भी होंगी और वीकेंड्स में भी होंगी, और ये पेपर तक हम जो है वो कनेक्ट रहेंगे चीजों के ऊपर। तो ग्रुप ऑडिट हो गया, जैसा भी हो गया, इनके ऊपर मजीद सवाल जो है कुमैलाबाद सिलेबस चेंजेस के ऊपर बेटा मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड फ्री में कर दी है आप लोगों के लिए यार, मेरा बच्चा फ्री में कर दी है। हम जो है US ईरान वॉर के ऊपर जो है क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, हम उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। बस डन हो गया। 2 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली, आपसे सवाल मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, और जो सवाल हमारा अच्छे से रीड करके पढ़ के आओगे, और फिर क्लास में साथ बैठ कर हम ड्राफ्ट करेंगे, और फिर मुझे चैलेंज देना कि सर मैंने ये लिखा था, आप ये क्यों लिख रहे हैं? मैं 36 लिख रहा हूं, आप 38 क्यों लिख रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में हम डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जो है एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और बोलो, तो जो पेपर में 70-90% आता है बेटा सारा कवर करेंगे, और जो ये छोटे मोटे सवाल है ना तुम्हारे, ये 250 और 240 वाले, तो सुन लो बेटा, सुन लो। 250 जो है वो लॉज एंड रेगुलेशन है। अगर लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस होती है और मैनेजमेंट उसको छुपाती है और आपको पता चल जाता है, और मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाता है, बेटा फौरन से आप यहां से निकल के आइजा 240 पे चले जाना, बिकॉज फ्रॉड बाइबल है। दुनिया में किसी भी आयजा के तहत अगर तुम्हें फ्रॉड पता चल जाएगा, तो उस आयजा ने अगर कोई स्पेसिफिक चीज बताई है वो तो लिखनी ही लिखनी है, अगर उसने कुछ नहीं बताई, चुपचाप आयजा 240 की तरफ मूव कर जाना। 3400 ड्यू डिलिजेंस के ऊपर भी सवाल कर लेंगे। डन हो गया बच्चों? यार वलीद, नेक्स्ट लेक्चर में मैं IAS क्यों कराऊंगा, आयजा 600 कराऊंगा बेटा, मेरे ऊपर छोड़ दो ना। जो चीज जिस जगह पे सेंस बनती है, स्ट्रक्चर में बैठती है, मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ता हूँ। डन हो गया बच्चों? इसी वीक इंशाल्लाह हमारी 2 क्लासेस और प्लान है, और आपने चीजें किसी रिवाइज करते रहने हैं, क्या चीजें करनी है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको गाइड करता रहूंगा, कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी। लेकिन जो 70 से 90% पेपर एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मली पूछ रहा है, वो पास पेपर के बेसिस पर, अभी जो पिछले 6-8 महीने में चीजें चेंज हुई हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक हफ्ता मैक्सिमम 20-22 मई तक हम खत्म करके बैठे होंगे बच्चों। कुछ 1.5 घंटा पढ़ा, कुछ फायदा हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, कुछ चीजें पता चली, कुछ अच्छी तालीम हासिल करी, कुछ लिखना आया कि बिजनेस में क्या लिखना है, ऑडिट में क्या लिखना है, कैसे आपस में कनेक्ट करना है। बेस्ट हो गया बच्चों, बेस्ट हो गया। इंशाल्लाह करते रहेंगे, और इस तरह पूरे आइजाज को इंशाल्लाह हम बैठ के सुकून से रिवाइज करते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।